लिव द मोमेंट। रिकॉर्ड क्यों? क्या आप सारे रिकॉर्ड तुम भी तोड़ दो? हरे कृष्णा बच्चों। बेटा अब बातचीत, तुम टूटोगे तभी तो रिकॉर्ड टूटेगा, ऐसे थोड़ी रिकॉर्ड टूट। बेटा ज्यादा टूट गए तो रिकॉर्ड और बड़े टूटेंगे। हरे कृष्णा बच्चों। आज जय, अरे सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ सही बात है साहब, इसमें तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बेटा लिखो चैप्टर नंबर नेक्स्ट। हम्म। लिखो। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा बातचीत नहीं, अब बिल्कुल है ना, बातचीत नहीं, अब ध्यान से सुनो आप लोग। चैप्टर नंबर कौन सा है ये? 10। अब बेटा बंद कर दो मोबाइल वोबाइल, मैंने आपको कहा कुछ चीज। वो कहाँ चला गया तो तुम्हारा वो दोस्त? शादी में ही है? अच्छा अच्छा। तो बेटा कंसोलिडेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अब ध्यान से सुनो आप लोग। जय हिंद दोस्तों। क्या चीज? कंपनी अकाउंट का टॉपिक है ये। हाँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, कंसोलिडेशन, इधर 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 भाई, कितनी बार बोलूं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताओ कंसोलिडेशन किसका होगा? बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनीज का कंसोलिडेशन नहीं कर रहे, कंपनीज का। ये हटाना या फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हटा दो एक बार। हाँ। हाँ चलो बेटा, अब मैं बात कर रहा हूँ कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। कंसोलिडेशन, अच्छा ये बताओ कंसोलिडेशन होगा कब? वेरी गुड। देखो जब आप इतना तो समझते ही हो, जब होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन होगा, एक कंपनी सब्सिडरी और दूसरी कंपनी पेरेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी, तब जाके आप क्या करोगे? कंसोलिडेशन करोगे। अच्छा ये बताओ, एक होल्डिंग और एक सब्सिडरी बनती कब है? जब बेटा होल्डिंग कंपनी एक कंपनी दूसरी कंपनी पर क्या इस्टेब्लिश कर लेती है? कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेती है, और कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के डिफरेंट वेज हैं। और हम लोग केवल और केवल सिंपली हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ही तरीका पकड़ कर चलेंगे। बताओ क्या? मोर देन 50% होल्डिंग होनी, आपके पास वोटिंग राइट्स या शेयर कैपिटल होनी ही चाहिए। बाकी तो, और क्योंकि हमारा पर्पस ये नहीं है कि कंट्रोल स्टैब्लिश कैसे किया जाएगा, हमारा तो ये है कि कंट्रोल होगा। आगे बात समझ में, क्योंकि हम होल्डिंग और सब्सिडी के रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं, और के रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं, और हम कंसोलिडेशन की बात। तो कंट्रोल हमारे लिए मैटर नहीं करता कि कैसे इस्टेब्लिश होता है, वो लॉ का पॉइंट मैटर है आपके। आपको इतना सा हर क्वेश्चन में ये मानकर चला है कंट्रोल, वो बोलेगा होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन है। ठीक है, मुझे ये बताओ, हम छोटा सा, मैंने कहा ना बैकग्राउंड बनाने में थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा। ये बताओ अमालगमेशन और कंसोलिडेशन, क्या बेटा डिफरेंस नजर आता है? मैं आपको, अगर नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ। अमालगमेशन बताओ, अमालगमेशन में हो क्या रहा है? मैं एक कंपनी का मालिक बन रहा हूँ, एक्स लिमिटेड, मैं एक कंपनी को बेटा खरीद रहा हूँ, मैं मालिक बन रहा हूँ। समझ में आ गया? अच्छा
बेटा जब मैं अमालगमेट करूंगा, मान लो मैं यहाँ जयपुर में बैठा हूँ और बताओ मैं एक कंपनी को क्या कर रहा हूँ, अमालगमेट कर रहा हूँ, वो अमालगमेशन वो कोटा में है कंपनी, या मैं जयपुर में बैठा हूँ वो दौसा में है कंपनी। तो बताओ क्या मैं जब उसको अमालगमेट करूंगा, खरीद लूंगा, तो क्या उसे उठाकर लेकर आ जाऊंगा क्या? बेटा कंपनी तो कहाँ काम करेगी, वहीं काम करेगी। बताओ मैं क्या बन गया, उसका मालिक बन गया, मैनेजमेंट मेरे अंडर में आ गया। यहाँ पर मैं भी कमा रहा हूँ, वो भी कमा रही, बोलो बात समझ में आ गया? तो क्या मैं अमालगमेशन की बात कर रहा हूँ अभी। अमालगमेशन में देखना है आप बेटा, अमालगमेशन में अगर मैं एक कंपनी को टेक ओवर करता हूँ, चाहे वो मर्जर हो या परचेज हो, तो अमालगमेशन की कैरेक्टरिस्टिक देखो आप पहली, उसमें बताओ एक कंपनी का क्या हो जाएगा, लिक्विडेशन। अरे समझ में आ रहा है, एक कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी। अगर मैंने एक कंपनी को टेक ओवर किया तो बताओ मेरी कंपनी तो एग्जिस्टेंस में है, एक कंपनी का क्या हो गया, लिक्विडेशन हो गया, नंबर वन। अमालगमेशन में क्या है बताओ, मैंने एक कंपनी को खरीद लिया, और उसने बताओ क्या किया, बेच दिया। तो बेटा मैं मेरी बुक्स में किसकी एंट्री डालूंगा, खरीदने की, और वो अपनी बुक्स में बेचने की एंट्री, यानी खरीदने बेचने की एंट्री डालेगी। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ, अमालगमेशन किससे गवर्न होता है, AS 14 से। मैंने आपको बताया था बेटा, हमने AS 14 कवर कर लिया था किसमें, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज में। वो जो सारी गाइडेंस बताई थी आपको, बिजनेस परचेज ये होगा, गुडविल, जो भी मैंने बताया था वो केवल और केवल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, AS 14 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चर्चा की थी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे अमालगमेशन की बात करूँ तो अमालगमेशन में एक कंपनी का लिक्विडेशन होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही होती है, और एक कंपनी बेच रही होती है, जिसकी अकाउंटिंग की जाती है, और अकाउंटिंग AS 14 के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्या अमालगमेशन में आप अकाउंटिंग करते हो? अभी आपको बात की खरीदने और बेचने की अकाउंटिंग होती है। बेटा आपने एक कंपनी को खरीद के बताओ क्या किया आपने, उस पर मालिकाना हक, ओनरशिप ही तो एक्वायर की। क्या बताओ आपको एज पर लॉ एक कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, उसका मालिक बनने के लिए, उसका ओनर बनने के लिए क्या खरीदना जरूरी है? बोलो, बोलो खरीदना। ये बताओ आप अगर एक कंपनी पर क्या एस्टैब्लिश कर लेते हो, कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेते हो, तो भी तो मालिक बन जाते हो। मैनेजमेंट तो आप ही का है, आप जो चाहो वो करो। अरे खरीद के भी करना क्या है, मालिक ही बनना है, जो चाहोगे वो करोगे। मैंने कहा ना, खरीद के कंपनी थोड़ी पॉकेट में रख ली, कंपनी तो वही है, सारी फैक्ट्री वही है, वो सब कुछ वही है। तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल इस्टेब्लिश करके भी उसका ओनर बन सकता हूँ। जा रहा है कुछ दिमाग में? बेटा ये बताओ, अगर आपका लॉ बोलता है 51 रुपये खर्च करके आप मालिक बन सकते हो, तो बताओ मैं 100 रुपये क्यों खर्च करूं? क्योंकि अब मुझे अमालगमेट करना पड़ेगा, तो 100% पेमेंट करना पड़ेगा, या ड्यू कर दोगे जो भी है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों सेटलमेंट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या किया है आपने, सेल और परचेज किया है। लेकिन कंसोलिडेशन में ऐसा होता है कि मैं एक कंपनी को कंट्रोल कर लेता हूँ, उसके मोर देन 50% शेयर खरीद लेता हूँ। कंट्रोल और भी तरीके से स्टैब्लिश होता है, मैंने कहा जो मेरी चर्चा का विषय नहीं है, आप ये मान कर चलोगे 50% शेयर से ज़्यादा आने पर कंट्रोल आ गया। तो बताओ मैंने क्या किया, एक कंपनी को मोर देन 50% शेयर खरीद के कंट्रोल कर लिया। बोलो बात समझ में आ गई? ये बताओ आज मेरी कंपनी कमा रही है, वो भी मेरा प्रॉफिट है, और जो मेरी एक सब्सिडी, जैसे ही मैंने एक कंपनी के 51% या मोर देन 50% शेयर खरीदे, तो बताओ मैं क्या बन गया, उसकी पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, जो मुझे होल्ड करता है, कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है। और दूसरा क्या बन गया, मेरी सब्सिडरी कंपनी। तो बताओ सब्सिडरी के प्रॉफिट, अरे मेरा प्रॉफिट ही तो है, क्योंकि मेरी तो कंपनी है वो। लॉ बोलता है 51% से भी मालिक बना जा सकता है, तो मैं मालिक बन गया उसका। तो बेटा मैं भी कमा रहा हूँ, और मेरे लिए सब्सिडरी भी कमा रही है। बात समझ में आई? ये बताओ कंसोलिडेशन की अकाउंटिंग कौन गवर्न करता है? बेटा जैसे अमालगमेशन की अकाउंटिंग AS 14 गवर्न करता है, वैसे कंसोलिडेशन की अकाउंटिंग कौन गवर्न करता है? पहली चीज ध्यान रखना, कंसोलिडेशन अकाउंटिंग नहीं है। आधे बच्चों को तो आप पूछ लेना बाजार में, आप 100 बच्चों से पूछोगे तो आधे बच्चों को तो पता ही नहीं। बेटा कंसोलिडेशन इज अ प्रोसेस, नॉट अकाउंटिंग। क्लियर हो गया? क्योंकि अगर मैंने ये क्लियर नहीं किया आपके दिमाग में कि कंसोलिडेशन
अकाउंटिंग नहीं है। तो बेटा आप अकाउंटिंग करोगे और फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन ही बना रहेगा। तो पहले अपने दिमाग में क्लियर कर लो, बताओ कंसोलिडेशन की अकाउंटिंग कौन गवर्न करता है? बेटा कंसोलिडेशन अकाउंटिंग होती ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो फिर कंसोलिडेशन है क्या? एक प्रोसेस। व्हाट इज द मीन ऑफ कंसोलिडेशन? जोड़ना। कंसोलिडेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो बेटा जोड़ना बताओ क्या है? एक प्रोसेस ही तो है। तो हम एक प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ना कि अकाउंटिंग डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में। और वो प्रोसेस किस में गिवन है? AS21 में। आ गई बात समझ में? वो प्रोसेस AS21 में। तो इनडायरेक्टली स्पीकिंग हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? AS21। बेटा AS21 बहुत बहुत बातें बोलता है और बहुत अच्छा टॉपिक भी है, लेकिन आपके यहाँ पर बहुत एलिमेंट्री बातें की गई हैं, यानी बहुत दमदार बातें नहीं की गई, लेकिन वो आपको दमदार लगेंगी वो आपको, क्योंकि क्रॉस होल्डिंग्स नहीं है, मल्टीपल सब्सिडरी नहीं है, ओनली सिंगल सब्सिडरी का, जॉइंट वेंचर्स नहीं है, एसोसिएट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके यहाँ पर एक ओनली सिंगल सब्सिडरी आपको हैंडओवर की गई है, यानी एक होल्डिंग कंपनी और उसकी एक सब्सिडरी, और उनका क्या करके दिखा? कंसोलिडेशन। बात समझ में बोल रहा हूँ? बताओ एक से ज़्यादा सब्सिडरी नहीं हो सकती क्या? मल्टीपल सब्सिडरी हो सकती है, मल्टीपल सब्सिडरी, लेकिन मल्टीपल सब्सिडरी के क्वेश्चन को हैंडल करने का भी ICAI बोलता है ये बच्चों को हम वो हैंडल नहीं कराएंगे, सिंगल ही हैंडल कर ले, मोर देन इनफ है। तो इसका मतलब हमने जब बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताओ आपके क्या नहीं है? AS21 है भी नहीं। उन्होंने AS21 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं बनाया, उन्होंने कंसोलिडेशन फिर भी डाला हुआ है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछ। हाँ, AS21 आपके सिलेबस का पार्ट हो जाए तो ये बताओ ये टॉपिक क्या हो सकता है? इन डेप्थ, क्योंकि डेप्थ में जा सकते हैं। फिर ICAI को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई साहब AS21 कोर्स में है, लेकिन फिर भी हम बात इतनी ही पूछेंगे तो जाके बात बनेगी, अदरवाइज नहीं। फिर बहुत डेप्थ में चला जाएगा ये टॉपिक। लेकिन ICAI ने क्लियर कर रखा है, मैं सिंगल सब्सिडी बेस पूछूंगा, AS21 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। और इन फ्यूचर जब वो अगर 21 को भी रखेगा तो मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पर वो मल्टीपल सब्सिडी आपसे पूछेगा, वो फिर भी सिंगल सब्सिडी ही पूछेगा, क्योंकि बच्चा हैंडल नहीं कर पाएगा इस लेवल। दूसरी बात, तो हमारे दिमाग में इतनी देर की, और मैंने कहा ना थॉट प्रोसेस बनाना है बेटा। मैं अगर क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको हवा भी नहीं लगेगी इसके क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, तो सो मत जाना। मेरे गले में दर्द होने के बावजूद भी मैं नॉन स्टॉप 1 घंटे तक बोलूँगा, तो सुनना है। ये वर्थ लेस नहीं हो जाए, कहीं पता चला इसकी कोई कीमत ही वसूल नहीं कर पाए हम लोग। ध्यान से सुनना, क्योंकि जब मैं बोलना बंद करूँगा और मैं किस पर लेकर आऊँगा आपको? क्वेश्चन पर, तो मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं होगा। फिर आप बोलोगे सब ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कंसोलिडेशन क्या है? एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग नहीं है। अच्छा, कंसोलिडेशन में क्या होगा? होल्डिंग कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर एक्वायर कर लेगी और बताओ कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेगी। कंसोलिडेशन में बताओ किसका रिलेशन बनता है? होल्डिंग और सब्सिडी। अमालगमेशन में क्या होता है पता है आपको? क्या रिलेशन बनता है? न्यू कंपनी और ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी का मतलब वो लिक्विडेशन में गई, न्यू कंपनी जो एग्जिस्टेंस में रहेगी। लेकिन अगर मैं अमालगमेशन की बात करूं तो रिलेशन ओल्ड और न्यू का नहीं बनता, परचेजिंग और वेंडर कंपनी का नहीं बनता। यहाँ पर रिलेशन बनता है होल्डिंग और सब्सिडी का। क्यों बनता है? क्योंकि कंसोलिडेशन में, क्योंकि जब मैं कंट्रोल स्टैब्लिश करता हूँ तो दूसरी कंपनी का क्या नहीं होता? लिक्विडेशन नहीं होता। अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को कंट्रोल किया तो मार्केट में ए लिमिटेड भी काम कर रही है और बी लिमिटेड भी काम कर रही है, उसका लिक्विडेशन नहीं हुआ। बात समझ में आया? तो बेटा ए लिमिटेड क्या करेगा पूरे साल? अपने ट्रांजेक्शन करता रहेगा, बी लिमिटेड अपने ट्रांजेक्शन करता रहेगा। कंट्रोल में, पॉलिसी मेकिंग में कर रहा हूँ, मेरे कंट्रोल में सब कुछ मेरे हिसाब से वहां चल रहा है, लेकिन बी लिमिटेड अपना काम कर रहा है, ए लिमिटेड अपना काम कर रहा है। साल के एंड में बताओ ए लिमिटेड ने क्या किया? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, यानी P&L और बैलेंस शीट। बी लिमिटेड ने क्या किया? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, यानी P&L और बैलेंस शीट। बोलो समझ में आ रहा है? इनको बोलते हैं हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी सब ने अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। क्योंकि मैंने कहा सिंगल सब्सिडी है तो मैं एक ही सब्सिडी की पोजीशन दिखा रहा हूँ आपको। तो पहले बता दिया हम, आप ये मत बोलना मल्टीपल क्या होता है। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा एसोसिएट्स भी तो होते हैं, जॉइंट वेंचर भी। तो मैंने पहले बता दिया हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिंगल सब्सिडी। अगर किसी को नॉलेज है, पहले तो होगी नहीं, फिर भी है तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका। मैं AS21 के एक लिमिटेड पोर्शन को डिस्कस कर रहा हूँ जो ICAI आपके साथ डिस्कस करना चाहता है।
तो हम लोग सिंगल सब्सिडरी की बात करें तो होल्डिंग कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्सिडरी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैं कंट्रोल स्टैब्लिश करता हूं तो किसी कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता। अब ये बताओ, दो कंपनी है, दो कंपनी अपना अलग अलग काम कर रही हैं, बताओ ए लिमिटेड का मालिक कौन है? ए लिमिटेड का ओनर कौन है? बेटा ए लिमिटेड के शेयर होल्डर, ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है। ए लिमिटेड का मालिक कौन है? ए लिमिटेड के शेयर होल्डर। बोलो बात समझ में आ गया? ये बताओ बी लिमिटेड को किसने कंट्रोल कर लिया? ए लिमिटेड ने। इनडायरेक्टली स्पीकिंग ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स ने। बात समझ में आ रही है? अरे मालिकाना हक ही तो उन्हीं का है। ए लिमिटेड के शेयर होल्डर ए लिमिटेड के मालिक हैं, उन्होंने बी लिमिटेड को कंट्रोल कर लिया। तो बताओ बी लिमिटेड और ए लिमिटेड क्या है? होल्डिंग और सब्सिडरी। तो ए लिमिटेड में किसका पैसा है? ए लिमिटेड के शेयर होल्डर का। बी लिमिटेड में मालिक तो वही है ना। अरे ठीक है, वो आउटसाइडर का पैसा लेते हैं, वो हमें फर्क नहीं पड़ता, वो लायबिलिटी हो जाती है, वो मालिक नहीं है। अगर आउटसाइडर हमारे बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वो मालिक नहीं है। ध्यान रखना, उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अगर हमने कमिट किया है तो वो दे देंगे, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपको नहीं लग रहा ए लिमिटेड के शेयर होल्डर दो कंपनी के मालिक हैं, एक तो ए लिमिटेड के और एक बी लिमिटेड सब्सिडरी के। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था बेटा मेरे लिए ए लिमिटेड भी कमाएगी और ए लिमिटेड के लिए बी लिमिटेड भी कमाएगी। तो ए लिमिटेड के शेयर होल्डर दो जगह से कमाएंगे। बोलो बात समझ में आ गया? फिर वही समस्या आती, बताओ ए लिमिटेड ने क्या किया? सारे बच्चे ध्यान, ए लिमिटेड ने क्या किया बताओ? पूरे साल अपने वर्किंग की। बताओ ए लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। ए लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। बी लिमिटेड ने बताओ क्या किया? बेटा ए लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल्स बनाए, बी लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल बनाए। बताओ ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये किसकी परफॉर्मेंस बताएंगे? और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बी लिमिटेड की। बोलो आ गया समझ में? अब मैं बात कर रहा हूँ शेयर होल्डर्स की। बेटा ये शेयर होल्डर किस में पैसा लगा कर बैठे? ए लिमिटेड में और बी लिमिटेड में। बताओ अगर आप इनको ए लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओगे तो क्या खुश हो जाएंगे? क्या बी के दिखाओगे तो नहीं? बताओ क्या देखेंगे? ये समझ में आ रहा है? ये बोल रहे भाई साहब हमारा तो पैसा दो जगह पर है। अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए कंट्रोल किया। अरे इस ए लिमिटेड में शेयर होल्डर ने पैसा लगाया, मालिक तो यही है। बताओ लेकिन ए लिमिटेड को चला कौन रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसके फेवर में? शेयर होल्डर्स के फेवर में। भाई आपके पैसे को हम मल्टीप्लाई करके देंगे, डिविडेंड देंगे, ज्यादा पैसा बना के देंगे। तो इन्होंने फेथ में, मालिकों ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक तरीके से बताओ क्या रिप्रेजेंटेटिव ही तो है। इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए बताओ क्या ओपन कर दी? सब्सिडरी को कंट्रोल करके बैठ गए। तो ये ध्यान रखना इनका पैसा दो जगह पर फंसा हुआ है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाएगी होल्डिंग, ये कहलाएगी सब्सिडरी, ये क्या कहलाएगा बेटा? ग्रुप ऑफ कंपनी। ये क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ कंपनी। समझते हो ना? अभी मैं लॉ पर ही चल रहा हूं, मैं अभी अकाउंटिंग पर नहीं है। ये क्या कहलाएगा? ग्रुप ऑफ कंपनी। तो होल्डिंग और सब्सिडी, इंडिविजुअली होल्डिंग और सब्सिडरी है बेटा, कंसोलिडेटली क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ कंपनी। और इन्वेस्टर वांट्स टू नो परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ग्रुप, नॉट होल्डिंग एंड सब्सिडरी सेपरेटली। वो ग्रुप की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई करने में इंटरेस्टेड होते हैं। वो बोलते हैं भाई साहब हमें ग्रुप की बताओ। तो बताओ फिर ईयर एंड में आपको क्या करना होता है? कंसोलिडेशन करके दिखाना होता है। क्या बात समझ में आ रही है? कंसोलिडेशन। बेटा कंसोलिडेशन किसकी वजह से किया जाता है? बोलो आउटसाइडर यानी शेयर होल्डर की वजह से। वो बोलते हैं हम नहीं देखेंगे। अभी तो एक है, बताओ 50 कंपनी में पैसा लगा दिया तो हम 50 फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी देखेंगे। क्या किसी की याद आ रही है? बोलो बेटा हेड ऑफिस और ब्रांच में भी शायद कुछ ऐसा ही था। हेड ऑफिस अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए 50 तरह की ब्रांचेस ओपन कर देता है। अब बताओ जब 50 वो ब्रांचें ओपन कर देगा तो जो ओनर है, जो इन्वेस्टर है, वो क्या बोल रहा है? भाई साहब मुझे तो केवल हेड ऑफिस में पैसा लगाया, ये इतने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे आ गए? तो बताओ हमें फिर क्या करके दिखाना होता है? क्योंकि आउटसाइडर इंटरेस्टेड नहीं होता कभी भी वो इतने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने में। बोल रहा है मुझे तो एक ही समझ में नहीं आता, मैं इतने सारे क्या समझूंगा? तो तुमने रायता बिखेरा है, तुम ही रायता समेटो। तो बेटा फिर हमें कंसोलिडेशन करके दिखाना पड़ता है। ग्रुप ध्यान रखना क्या होता है?
सिंगल इकोनॉमी एंटिटी। ध्यान रखना, इसमें पैसा, मेरा पैसा 4 जगह पर लगा हुआ है बेटा, मैंने 4 जगह पर शॉप ओपन की है, तो बेटा 4 जगह पर मेरा पैसा क्या हुआ, बिखरा हुआ पड़ा है ना। तो आप जब मुझे फाइनेंस, आप मान लो चार्टेड अकाउंटेंट और मैं आपसे बोलता हूँ भाई साहब मुझे मेरी परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन बताओ, तो बताओ आप मुझे 4 अलग अलग दिखाओगे या एक करके दिखाओगे? बेटा मुझे ग्रुप की पोजीशन देखनी है, मेरी 4 शॉप्स हैं, मुझे एक की बताओ ना, मुझे टोटल प्रॉफिट कितना होता है। तो आप चारों को हो सकता है अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करो, अलग अलग फाइनेंशियल्स बनाओ उनके। देखिए मैं उनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बताओ क्या देखनी है, ग्रुप की परफॉर्मेंस और ग्रुप की फाइनेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा मैं ग्रुप, क्योंकि ग्रुप क्या है बताओ मेरे लिए, सिंगल सिंगल इकोनॉमी एंटिटी। मेरे लिए तो इकोनॉमिकली वो एंटिटी एक ही है, आपको 4 नजर आ रही है, तो उसमें मैं क्या करूं? समझ में आ गया? तो इन्वेस्टर यहाँ पर मेरा पैसा ही है, मेरे लिए तो ये सिंगल यूनिट है। तो आप मुझे ग्रुप का फाइनेंशियल पोजीशन बना के मैंने इतनी देर में पता है आपको क्या बताया, लगभग 27 मिनट हो गए, मैंने आपको ये बताया कि कंसोलिडेशन क्यों किया जाता है। मैंने रीजन दिया आपको, क्योंकि मैंने कहा ना मैं डायरेक्ट कंसोलिडेशन बुलाऊंगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, तो मैं माइंड मेकिंग कर दूंगा, तो आपको वो जो मेरी बातें हैं आप डाइजेस्ट भी कर पाओगे, एक्सेप्ट, जब तक आपकी एक्सेप्टेंस नहीं आएगी बात बनेगी नहीं। तो मैंने आपको बताया कंसोलिडेशन होता क्यों है। चलो मैं आगे, बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, यहाँ तक की कहानी क्लियर? कंसोलिडेशन क्यों होता है? अभी मैंने कंसोलिडेशन नहीं बताया आपको, अभी तक नहीं बताया, और आज की क्लास में शायद मैं बता भी नहीं पाऊंगा, मैं थोड़ा बहुत कल इंट्रोड्यूस करूंगा। चलो वेरी गुड। चलो इससे एक बात बेटा हमारे दिमाग में क्लियर हुई बेटा इससे एक बात, ये चल क्यों नहीं रहा, एक बार चलाना इसे, एपिक बार बार हटाना पड़ता है तो फिर। ये बताओ अब आगे की बात करते हैं। चलो रहने दो, इसी से ले लेते हैं, जल्दी से देख लिया करो चलो चलो यहाँ पर देखो बेटा, हम लोग बात कर रहे थे मैंने कहा चलो एक पॉइंट लिख लो, ऐसा करो लिख के फिर बात करते हैं अब तक की जो कहानी थी, तो ये आ गया आपका कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने जो अब तक की कहानी सुनाई, एच लिमिटेड, बेटा एच लिमिटेड का मतलब होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। बताओ
एच लिमिटेड पूरे साल क्या करेगी? ये आ गया बेटा स्टेटमेंट, या मैं क्या शॉर्ट में लिख दूं, ये आपका SPL। आप अगर चाहो तो पूरा लिख देना। ये अपना बनाएगी, ये अपना बैलेंस शीट बनाएगी। ये पहले हम क्या लिखें, बैलेंस शीट। ये अपना SPL बनाएगी, ये अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगी, और ये अपने नोट्स टू अकाउंट बनाएगी। ठीक है, नहीं सोकी की तो जब चर्चा ही नहीं करनी तो सोकी क्या आ गया, सोकी की कोई चर्चा नहीं करनी। नेक्स्ट ये अपना बैलेंस शीट बनाएगा, ये SPL। यहाँ पर ध्यान रखना, एक और लिखना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। SPL बनाएगा, CFS बनाएगा, ये नोट्स टू अकाउंट्स बनाएगा, नोट्स टू। ये बनाएगा CBS, ये होगा CPL, ये होगा CCFS, और ये होगा कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट। बेटा मैंने इन शॉर्ट लिख दिया, आई होप आप समझ रहे होंगे, और आपको दिक्कत आती तो आप फुल फॉर्म लिख लेना। लिख लिया, चलो मैं आगे। हमने अब तक देखा कि भाई कंसोलिडेशन क्यों होगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स चाहते हैं। और बताओ कितनी का, सिंगल सब्सिडरी का। तो मैंने उसी हिसाब से चीज़ों को ड्राफ्ट किया है, हम सिंगल सब्सिडरी का। बताओ होल्डिंग ने पूरे साल ट्रांजेक्शन, यानी H लिमिटेड ने S लिमिटेड पर बताओ क्या कर रखा है, कंट्रोल स्टैब्लिश कर रखा है। और कंट्रोल के लिए मैं बता चुका हूँ मोर देन 50% शेयर है। तो क्या S लिमिटेड का एग्जिस्टेंस खत्म होगा, क्या वो लिक्विडेशन में जाएगी? नहीं। जब होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन बनता है तो क्या खत्म नहीं होता, बोलो, इनका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता, लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। तो H लिमिटेड अपना काम करता रहा, S लिमिटेड अपना काम करता रहा। H लिमिटेड ने ईयर एंड में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, और S लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जो आपके सामने हैं। बताओ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए गए ये क्या है बेटा? ये है ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए ये क्या है? अकाउंटिंग। ट्रेडिंग कैसे, सॉरी P&L कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, कैश फ्लो, यही तो है अकाउंटिंग। ये कैसे बनेगा बताओ, ये क्या है? अकाउंटिंग। क्या मुझे बताओ, मैं आपको क्या होल्डिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की बात कर रहा हूँ? क्या मैं आपसे सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की बात कर रहा हूँ? नहीं बेटा, मैं बात कर रहा हूँ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। यानी हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, कंसोलिडेटेड P&L बनाएंगे, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो, कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट। बोलो आ गया? अच्छा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बात करते हैं। बताओ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएगा क्या? अरे H और S की असेट्स और लाइबिलिटी ऐड होके, यानी जुड़ कर आएंगी, कंसोलिडेट होकर आएंगी। बोलो समझ में आ गया? तो शायद जो मैं बोल रहा था ये प्रोसेस है, गया क्या दिमाग में? बेटा मुझे कुछ नहीं करना, मुझे दो बैलेंस शीट दी जाएंगी, उनको जोड़कर दिखाना है, बस दैट्स ऑल। तो इसीलिए मैंने कहा ना, अकाउंटिंग के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। ओनली कंसोलिडेशन इज अ प्रोसेस, और उसमें आपको सीखना है हाउ टू कंसोलिडेट द थिंग्स। आपको कैसे चीज़ों को जोड़ना है, बस वही समझना है। तो मुझे लग रहा है फील आ रहा है करने क्या जा रहे हैं हम लोग। एक चीज़ मैंने आपके दिमाग से क्लियर कट निकाल दी कि आप अकाउंटिंग के नाम पर कुछ नहीं करोगे, चीज़ों को जोड़ कर दिखाना है, दैट्स ऑल। चले आगे, तो क्या क्या जोड़ना है वो भी बता दिया। क्या चीज़? नालायक, अभी तो ये नहीं करना इसका मतलब गिवन होगा, ये नहीं करना, अकाउंटिंग नहीं करनी बेटा, ये बनाओगे और फिर कौन सा, फिर तो हो गए बर्बाद, फिर तो हो गया क्वेश्चन 100 नंबर का भी, फिर तो क्वेश्चन कम पड़ेगा बेटा, एक क्वेश्चन दे दे तो भी नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो, तो ये इसका मतलब ये हुआ, मुझे क्वेश्चन में बताओ क्या दी जाएंगी? दो बैलेंस शीट दी जाएंगी, बोले कंसोलिडेट कर दो।
दो P&L दी जाएंगी, कंसोलिडेट कर दो। कैश फ्लो पूछते नहीं है, तो नोट्स टू अकाउंट कंसोलिडेट कर दो। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, मेरा जितना भी लेक्चर लगेगा या जो भी मेरा डिस्कशन होगा वो केवल और केवल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी मेरी जो भी क्लासेस लगनी है 90% क्लासेस बैलेंस शीट पर, और केवल 10% क्लासेस या उससे भी कम मैं बेटा लास्ट क्लास में आधा घंटे में P&L या 1 घंटा मान लो सम्मान रखते हुए P&L का 1 घंटे में क्वेश्चन निपटा देंगे। और मैं नहीं भी बताऊं तो बिलीव मी आप कर लोगे। आगे बात समझ में। लेकिन बेटा बैलेंस शीट में ही इसमें उलझने हैं, तो यानी हमें बैलेंस शीट पर ही काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है P&L का तो 10 नंबर का कंसोलिडेशन आता है, और बेटा बैलेंस शीट का आएगा तो वो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 15 से 20 नंबर का। अभी तक जो इन्होंने पूछे हैं वो 20 नंबर के ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे हैं। मैंने आपको बता दिया मेजर फोकस किस पर है, बैलेंस शीट पर, ना कि P&L तो मैं लास्ट की क्लास में डिस्कस करी। तो मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेशन अब तक तो मैंने क्या दो बातें बताई, कंसोलिडेशन क्यों किया जाता है और दूसरा कंसोलिडेशन किसका होगा बेटा, होल्डिंग और सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेट। तो कंसोलिडेशन करने के लिए, अच्छा फिर वही है, हम छोटी मोटी बातें कर रहे हैं बेटा। कंसोलिडेशन करने के लिए कहता है क्या लॉ कहता है क्या? हाँ, क्योंकि हमें तो आपको पता है उनको समझाने के लिए कंसोलिडेशन करना है, लेकिन क्या कोई बाउंडेशन है, लीगल बाउंडेशन है? बिल्कुल है। देखो आप एक नोट लगा लो, सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 of Companies Act 2013 is for कंसोलिडेशन। बेटा लीगल बाउंडेशन है, ये नहीं कि आप उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए काम कर रहे हो, आप लीगली भी बाउंड हो, यानी आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। लॉ बोलता है करके दिखाओ भाई साहब। सेक्शन 129, ये आपके काम की बातें नहीं, मैंने कहा ना मैं माइंड मेकिंग कर रहा हूँ, हमें तो प्रोसेस सीखना है। तो ये आपका सेक्शन बोलता है आप कंसोलिडेशन करके दिखाओ, ठीक है कर देंगे कंसोलिडेशन। आ गई बात समझ में? तो चलो बात कनेक्ट करते हैं, हमने क्या पढ़ा बताओ। कंसोलिडेशन क्यों होगा, कंसोलिडेशन कैसे होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जोड़ना है, कौन बोलता है? सेक्शन 129 बोलता है करके दिखाओ। अब बात आती है कंसोलिडेशन कैसे होगा। सर क्या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, क्योंकि जब आपने कहा कि फोकस बैलेंस शीट पर मेरा ज़्यादा है, तो क्या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बताओ क्या फॉर्मेट है क्या कोई बेटा? यूज या फॉर्मेट बताओ, कंसोलिडेशन कैसे होगा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 फॉर्मेट्स प्लस रूल्स ऑफ AS 21। बेटा जब मैं कंसोलिडेशन करूंगा तो हम बताओ मैं किसके फॉर्मेट यूज करूंगा? जो आपके वो जो बेसिक फॉर्मेट्स है ना वही आपको यूज करना है, यानी कोई नए फॉर्मेट नहीं है। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के आपको फॉर्मेट्स यूज करने हैं, प्लस बताओ आपको क्या दिमाग में रखना है? समझ में आ गया? रूल ऑफ AS 21 में पहले बता चुका आपको। बताओ ये जो प्रोसेस है कौन फॉलो करवाता है? AS 21, अकाउंटिंग नहीं प्रोसेस। तो प्रोसेस की सारी गाइडेंस AS 21 में गिवन है कि आप कैसे चीज़ों को कंसोलिडेट करोगे। अरे आगे कहानी समझ में, चलें आगे। तो चीज़ें बताओ माइंड दिमाग में स्टेप बाय स्टेप चल रही है, क्यों होगा, फिर कंसोलिडेशन कैसे करोगे, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोड़कर दिखाओगे, कौन कहता है? कंपनीज एक्ट कहता है। क्लियर है आपका? जब हम फॉर्मेट्स बनाएंगे, क्योंकि हमें समझ में आ गया हमें बैलेंस शीट और P&L बनाना है, कैश फ्लो नहीं पूछते, कैश फ्लो नहीं बनाना। तो P&L और बैलेंस शीट के लिए क्या नए फॉर्मेट है? नहीं, शेड्यूल 3 के ही फॉर्मेट्स यूज करने हैं। और हाँ, लेकिन उसमें जो रूल्स हैं वो 21 के एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि दो चीज़ों को आपको जोड़ के दिखाना है, फॉर्मेट कंपनी एक्ट से लोगे और रूल्स यहाँ से। क्या कहानी समझ में आ? तो ये आपको एक पूरा रोड मैप मैंने आपको बना कर दिया। मैं आगे की बात करता हूँ इससे। यहाँ तक बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, क्लियर है सबका? यहाँ तक तो क्लियर है ना? क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, शायद बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक,
ठीक है बेटा, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। ये बताओ, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को टेक ओवर किया, यानी कंट्रोल किया, सॉरी कंट्रोल किया। जब कंट्रोल किया तो उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया? मोर देन 50%। बताओ, होल्डिंग कंपनी के पास एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट क्यों किया? क्योंकि उसके पास एक्सेस मनी था। अरे आपके पास बेटा ज़रूरत से ज़्यादा, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पैसा होगा तो आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट ही करोगे। आप इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी के शेयर एंड सिक्योरिटी में करोगे। आपने मान लो 10% शेयर खरीद लिया, ये 10% शेयर खरीद लिया, 20% शेयर खरीद लिया, 30% शेयर किसी कंपनी के खरीद लिया आपने। बताओ ये क्या है? ये बेटा क्या कहलाएगा? केवल ये इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट है, क्या प्रोवाइड नहीं करता बेटा? कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करता। सर एसोसिएट बन गए, वो मैंने पहले कह दिया, वो फालतू की बातें मेरे से करने की जरूरत है। इसका मतलब ये है बेटा, जरूरी नहीं कि आप मोर देन 50% शेयर ही एक्वायर करो। आपने 20% भी कर सकते हो, लेकिन उस केस में कंसोलिडेशन की बात नहीं होगी, क्योंकि आपने कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं किया। इसका मतलब जब एच लिमिटेड के पास और उस एस लिमिटेड का मोर देन 50% शेयर एक्वायर कर दिए, तो ये होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशन बन गया। और होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशन बना तो इन्होंने जो भी काम किया अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ईयर एंड में बेटा, क्योंकि अब ये एक ग्रुप का पैसा, एक ग्रुप का पैसा इन दोनों में लगा हुआ है, तो ये ग्रुप के तौर पर देखी जाएंगे और फिर कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। क्या बेटा एक कंपनी दूसरी कंपनी में 100% शेयर खरीद सकती है क्या? होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी में? हाँ बेटा, आप लॉ पढ़ चुके हैं, होली ओन सब्सिडरी भी होती है। सारी बात समझ में? सर वो होली ओन सब्सिडरी और अमालगमेशन, सर अमालगमेशन में तो मैंने क्या कहा था, टेक ओवर करके उसका एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया। होली ओन सब्सिडरी में बताओ मैंने क्या किया? कंट्रोल किया। अरे कौन रोक रहा है? पूरा पैसा लगा दो, 100 रुपए लगा दो, बताओ। लेकिन मैंने क्या नहीं किया उसका? उसका लिक्विडेशन नहीं किया, उसका एक एग्जिस्टेंस अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है, आप ध्यान रखना, आपकी पार्शियल पार्शियल ओन सब्सिडी, होली ओन सब्सिडी भी होती है। चले आगे नेक्स्ट। बस ये है अमालगमेशन में सारा पैसा लगाने पर बताओ क्या हो जाता है? बोलो, लिक्विडेशन हो जाता है, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। अगर मैं एक कंपनी में सारा इन्वेस्ट कर दूं तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं करता, तो मेरा एक रिलेशन बना के होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशन बनाकर ड्रॉप कर देता हूँ, तो लिक्विडेशन नहीं होता। तो फिर मुझे कंसोलिडेशन करना पड़ता है, क्योंकि लिक्विडेशन नहीं हुआ। अब ये बताओ, मैंने कहा कंसोलिडेशन किसके हिसाब से होगा? रूल ऑफ फॉर्मेट तो वही फॉलो करूंगा, रूल ऑफ AS21। अब AS21 क्या बोलता है तो लिखो रूल्स। ये मैं आपको कुछ रूल्स दे रहा हूँ, ये रूल्स हैं आपके। रूल ऑफ AS21, फुल कंसोलिडेशन मेथड, फुल कंसोलिडेशन लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन। हाँ बेटा, ये रूल्स है, आप ऊपर लिख लो आप चाहो तो। रूल ऑफ 21, full consolidation line by line consolidation, calculate cost of control on date of acquisition, date of acquisition means goodwill oblique capital reserve, goodwill oblique capital reserve, calculate minority interest,
कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये बेटा कुछ रूल्स आपको बता रहा हूँ जिनको आप लोगों को दिमाग में रखना है। चले आगे बेटा, क्या है ये रूल? क्या है रूल वाला? फुल कंसोलिडेशन, यानी इसका मतलब पूरा का पूरा कंसोलिडेशन होगा। पिछले सबने पहले तो हो गया बेटा। ये क्या है फुल कंसोलिडेशन? फुल कंसोलिडेशन मेथड क्या है सर? माइक की पोजीशन, अरे सॉरी 12:41 के बाद सर वापस बताना सब गोल। सॉरी बेटा ध्यान नहीं रहा, ये माइक गिर गया, सॉरी सॉरी। चलो मैं दोबारा बोल देता हूँ, ठीक है समझ गया मैं। वही सर माइक, वो बेटा माइक गिर गया तो पता ही नहीं चला, और कमेंट पे भी ध्यान नहीं गया, पता नहीं कैसे, वैसे कमेंट देखता रहता हूँ मैं। चलो मैं दोबारा बताता हूँ आपको। हरिओम का मैसेज आया था बेटा। लास्ट पॉइंट क्या समझ में आ गया? हरिओम एक बार बताना, आपका कमेंट आया था सबसे पहले बेटा। लास्ट कहाँ ड्रॉप किया था जल्दी से बता दो। हरिओम आप बताओ जल्दी से बेटा, लास्ट कहाँ बोला था? अच्छा बेटा हरिओम दोबारा सुनो बेटा, मैंने आपको, मैं दोबारा चीज़ों को कंसोलिडेट करता हूँ, बस हो गया फिर तो आज का काम। बेटा मैंने ये बताया था कंसोलिडेशन क्यों किया जाता है। आप सारे बच्चे दोबारा सुन लो, जो माइक नीचे बेटा गिर गया था पता भी नहीं चला, कमेंट देखा नहीं, सॉरी। बेटा मैंने क्या कहा कि कंसोलिडेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि बोलो इन्वेस्टर, मैंने काफ़ी देर तक ये बताया था आपको क्यों किया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर जानना चाहते हैं तो कंसोलिडेट किया जाता है। क्या सर लीगल बाउंडेशन है? तो मैंने कहा था हाँ लीगल बाउंडेशन है बेटा। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 123 सबसेक्शन 9 बोलता है कि आपको कंसोलिडेशन करके दिखाना होगा। इसका मतलब आपके पास चॉइस नहीं है, आपको करना ही होगा एक बार। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों ने बात सुन ली होगी। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था बेटा, जब कंसोलिडेशन करेंगे तो मैंने आपको फॉर्मेट शायद इससे पहले लिखवा दिया था, वो तो फॉर्मेट है ना। तो बेटा होल्डिंग कंपनी क्या बनाएगी? अपनी बैलेंस शीट बनाएगी, सब्सिडरी कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी, एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे करेंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे। तो बेटा मैंने ये कहा था कि हमें बनाना है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैं बनाऊंगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। यानी मैं अकाउंटिंग नहीं करूंगा, अकाउंटिंग तो मुझे करके दी जाएगी, मुझे तो खाली जोड़ कर दिखाना है। चाहे वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हो, कंसोलिडेटेड P&L हो, चाहे कंसोलिडेटेड कैश फ्लो हो या कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट हो। मैंने कहा था कैश फ्लो की चर्चा करनी नहीं है, P&L की चर्चा बेटा मैं लास्ट एक क्लास में कर दूंगा। मेरा सारा का सारा फोकस होगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने में, क्योंकि अगर बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करना आ गया तो चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। दूसरा, फिर मैंने कहा था अगर आप लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे या कंसोलिडेटेड P&L बनाएंगे तो क्या इनके न्यू फॉर्मेट्स होंगे या कोई सिस्टम है? क्योंकि बैलेंस शीट का तो फॉर्मेट होता है, कंपनीज एक्ट में P&L का फॉर्मेट होता है। तो बेटा आपका कंपनीज एक्ट बोलता है शेड्यूल 3 में जो आपने बेसिक फॉर्मेट यूज़ किए थे वही फॉर्मेट यूज़ करने हैं, कोई भी बदलाव नहीं है। इनके साथ साथ आप इन फॉर्मेट्स को यूज़ करो, तो इनके साथ साथ आप एक काम करना, AS21 के रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो कर लेना। तो फिर हमें एक बात समझ में आ गई, हाँ कंसोलिडेशन करेंगे हम तो उसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड P&L बनाएंगे, और इन P&L और बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स वही हैं जो हमने ऑलरेडी याद किए हुए हैं, शेड्यूल 3 के फॉर्मेट्स। आ गई बात समझ में? शेड्यूल 3 के फॉर्मेट्स। अब शेड्यूल 3 के फॉर्मेट्स में जब हम चीज़ों को ऐड करके दिखाएंगे तो बताओ किसको ध्यान रखेंगे? AS21 के रूल्स को दिमाग में रखेंगे। मैंने कहा था फिर AS21 के रूल्स क्या है? तो बेटा फिर मैंने अभी आपको 4 बातें लिखवाई है। नंबर 1 फुल कंसोलिडेशन, नंबर 2 लाइन टू लाइन कंसोलिडेशन, फिर मैंने लिखवाया है आपको कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बस बेटा मैंने ये बताया था। जल्दी से बोलो बेटा, गिरीश, हरिओम, नवीन, सबको क्लियर है यहाँ तक की बात? मैंने अब तक यही बोला है और कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं फुल कंसोलिडेशन मेथड। अब मैं बेटा उन रूल्स पर बात कर रहा हूँ। बेटा रूल्स में क्या है? होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में पैसा, या ए लिमिटेड ने, अभी होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में पैसा कब लगाया होगा बताओ?
जब उसके पास बैलेंस शीट में बताओ क्या पड़ा होगा, बेटा एक्सेस में कैश पड़ा होगा, तो बताओ इस कैश का वो करेगा क्या, इन्वेस्ट करेगा। तो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया और इस कैश की जगह कौन ले लेगा, इन्वेस्टमेंट ले लेगा। मैंने आपको बताया था ये इन्वेस्टमेंट 10%, 20%, 30% भी हो सकता है, लेकिन वो मेरी चर्चा का विषय नहीं है। मोर देन 50% होगा तभी तो क्या इस्टेब्लिश कर पाओगे आप, कंट्रोल इस्टेब्लिश कर पाओगे। तो मैंने मोर देन 50%। बताओ यहाँ होल्डिंग कंपनी की बुक्स में क्या दिखाई देगा, बैलेंस शीट में असेट साइड में क्या दिखाई देगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। अरे कुछ आ रहा है समझ में, उसके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिखाई देगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिखाई देगा, क्योंकि उसने कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए अपने पास रखे हुए एक्सेस मनी को सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया। यहां तक क्लियर। मुझे ये बताओ, इसने कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए बी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया, ये तो आपको बात समझ में आ गई। कहाँ इन्वेस्ट किया बताओ, वेरी गुड, शेयर्स में। बेटा इसने बी लिमिटेड के बताओ क्या खरीद लिए, शेयर्स ही तो खरीदे हैं, शेयर खरीद। अभी मैंने कहा ना मोर देन 50% शेयर्स आने चाहिए। मैं बेटा 50% की बात नहीं कर रहा अभी। बताओ मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, मानकर चलो क्या है ये, होली ऑन सब्सिडरी, क्योंकि अगर मैं प्रोपोर्शनेट कम कर दूंगा तो बात क्लियर नहीं होगी। तो बताओ एक बार क्या लेकर चलते हैं, 100% शेयर खरीद लिए इसने। सर 100% कैसे खरीद लिया, बेटा आसान नहीं है, लेकिन मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मैं कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पज से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बताओ कितने शेयर खरीद लिए, 100% शेयर खरीद। तो ये बताओ इस कंपनी के 100% शेयर किसने खरीद लिए, होल्डिंग ने। तो होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में बताओ क्या दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके पास एक्सेस कैश था जिसको उसने इन्वेस्ट किया। तो एंट्री क्या बनी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, 100% इन्वेस्ट कर दिया। बेटा अगर एच 100% एच लिमिटेड की तो शेयर कैपिटल सारी की सारी मालिक कौन है, एच लिमिटेड है। इसकी सारी असेट्स और सारी लायबिलिटी का मालिक कौन है, बोलो एच लिमिटेड ही तो है। एस लिमिटेड मालिक है, लेकिन एस लिमिटेड के शेयर होल्डर तो ये रहे। अब बताओ इसकी असेट्स और ये असेट्स बताओ किसकी है, हाँ आप समझ पा रहे हो, ये एस लिमिटेड के शेयर होल्डर कौन है, बेटा एच लिमिटेड के शेयर होल्डर ही तो हैं, क्योंकि उन्हीं का पैसा तो यहां लगा हुआ है। आ गई बात समझ में। तो आपको नहीं लगता ये असेट्स और ये असेट्स क्या होंगी, ऐड होंगी, ये लायबिलिटी और ये लायबिलिटी एक होंगी। क्लियर हो गया आपका। फुल कंसोलिडेशन का मतलब समझते हो, बेटा पूरी की पूरी जोड़ दो, ए की सारी एसेट्स और बी की सारी एसेट्स जोड़ दो, ए की सारी लायबिलिटी और बी की सारी लायबिलिटी जोड़ दो। इसे क्या बोलते हैं, फुल कंसोलिडेशन। यानी पूरा का पूरा 100% ए का अमाउंट, असेट्स का अमाउंट और 100% असेट्स का अमाउंट जुड़ेगा, इसको बोलते हैं फुल कंसोलिडेशन में। तो कंसोलिडेशन में बताओ मुझे क्या करना है, फुल कंसोलिडेशन करना है। सर पार्शियल कंसोलिडेशन भी होता है, हाँ बेटा, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, हम फुल कंसोलिडेशन करके दिखाएंगे। चलो मैं आगे, एक बात। दूसरी बात बताओ क्या थी, दूसरा रूल क्या था, लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन, लाइन टू लाइन कंसोलिडेशन। यानी कंसोलिडेशन सिस्टमेटिक तरीके से होगा। ये नहीं कि आपने इनकम, उसकी इनकम में इसकी असेट्स जोड़ दी, उसके एक्सपेंस में इसकी लायबिलिटी। समझ में आ रहा है। आप क्या करोगे बेटा, असेट्स को असेट के साथ जोड़ोगे, यानी उसकी मशीन और इसकी मशीन एक साथ जुड़ेगी, उसका फर्नीचर और इसका फर्नीचर एक साथ जुड़ के रिपोर्ट होगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कंसोलिडेशन होगा। इसका असेट्स और लायबिलिटी का कैसे, लाइन बाय लाइन, असेट से असेट जुड़ेगी, लायबिलिटी से लायबिलिटी जुड़ेगी। कंसोलिडेटेड पीएनएल में दोनों के पीएनएल का कंसोलिडेशन होगा, कैसे, लाइन बाय लाइन। उसके इनकम और इनकम ऐड हो जाएंगे, उसके एक्सपेंस और। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई साहब कंसोलिडेशन का मतलब कहीं आप ये मत समझ लेना केवल जोड़ना है, पूरा जोड़ना है और सिस्टम से जोड़ना है, लाइन बाय लाइन जोड़ना है। बोलो आ गया समझ में। दूसरी बात, तीसरी बात उन्होंने कहा AS 21 ने कि आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ेगा, जिसे वो बेसिकली गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व नहीं बोलता, वो बोलता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल।
एक बात ये समझनी है कि ये क्या है। फिर वो बोलता है कि आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा, और आप जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो इस माइनॉरिटी इंटरेस्ट की रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। चले आगे। तो इसका मतलब ये है, मुझे 4 बातें समझनी है। एक, फुल कंसोलिडेशन क्या होता है, जो मोटा मोटा समझ में आ गया, आपको पूरा पूरा जोड़ना है। दूसरा, आपको समझ में आ गया कि सब लाइन टू लाइन, यानी असेट को असेट से, लायबिलिटी को लायबिलिटी के, इनकम इनकम, एक्सपेंस एक्सपेंस जोड़ेंगे ये भी। तो मुझे आपको 2 बातें सिखानी है। क्या? ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, और दूसरा ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है। बेटा ये बात दो थोड़ी बहुत दिमाग में सेटल होंगी तो बताओ फिर हम कहाँ बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो 4 बातें मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, तो 4 में से 2 बातें तो क्लियर हो गई, 2 बातें अभी नहीं है जो कि कल की क्लास में हम डिस्कस। क्या बेटा पूरा माइंड मेकिंग हो गया? स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ मैं, आपको क्या बताना है। अभी भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आए। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो यहाँ तक क्लियर सबका? अभी बेटा हमने कंसोलिडेशन स्टार्टिंग में माइंड एक बार पूरा प्रोसेस आपके दिमाग में डाल दूँ, फिर आऊँगा उस पर, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कंसोलिडेशन। हरे कृष्णा बच्चों, आज के लिए इतना। मैंने आपको कहा था बेटा होली ऑन सब्सिडरी होती है, अगर मैं अमालगमेट कर लूंगा तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अगर बेटा मैं उसको खत्म नहीं कर रहा, कंट्रोल करके छोड़ दूंगा, तो बेटा वो होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन हो जाएगा। डिपेंड करता है ना रिलेशन, आप कैसे मेंटेन करना चाह रहे हो। आप खरीदना चाह रहे हो, टेक ओवर करके उसका अस्तित्व खत्म कर रहे हो, तो लिक्विडेशन करवा दो उसका। अगर वो लिक्विडेट हो जाएगी तो AS14 लग जाएगा। अगर आपने 100% मान लो होली ऑन सब्सिडरी होती है और आपने उसका लिक्विडेशन नहीं करवाया, उसको जिंदा छोड़ दिया एज इट इज, तो AS21 लग जाएगा। AS21 पूरा कंसोलिडेट करके दिखाओ। तो बेटा AS21 या AS14 एप्लीकेबल होगा, आपके एक्शन पर डिपेंड करता है वो। ठीक है, हरे कृष्ण।